हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है IDA। IDA का पूरा नाम है इन डेप्थ एनालिसिस। इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर में से कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम लोग वही चुनेंगे जिसका एग्ज़ाम से सीधा सीधा कनेक्शन हो, जहाँ से एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो। ये टॉपिक करंट अफेयर का भी हो सकता है या ये टॉपिक किसी कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक उठा के उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है और किस तरह से ये पिक्चर में आया। सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा गूगल टैक्स। गूगल टैक्स के नाम से ये टैक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था और खूब इसके बारे में हुआ था, खूब शोर शराबा रहा था। ये गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी क्या है और कैसे अस्तित्व में आया। हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है इन डेप्थ एनालिसिस IDA। ये सीरीज़ शुरुआत से हो रही है लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर में से या हमारे जो सिलेबस है उसमें से कहीं से एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उसकी बहुत डिटेल में गहनता से चर्चा करेंगे। स्पेशली मैं उन टॉपिक्स को पिक करने की कोशिश करूंगा जिस पे बच्चों को क्लैरिटी का अभाव है, जिस पे आपको पता तो है लेकिन बहुत ढंग से नहीं पता। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल में डिस्कस हम लोग यहाँ पे कर पाएँ। इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टैक्स जिसका नाम है गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी। हो सकता है कि आपने इसे इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से ना सुना हो, लेकिन गूगल टैक्स के नाम से आपने इसे ज़रूर सुना होगा। अब बात करते हैं कि गूगल टैक्स क्यों अस्तित्व में आया और आखिर ये है क्या। देखिए, पुराने ज़माने में भारत में ये जो IT वाला प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सब चीज़ें नहीं थी। जब ये नहीं थी तो गूगल टैक्स जैसी कोई बीमारी भी नहीं थी, सरकार को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अचानक से पता चला कि फेसबुक, गूगल, इस तरह की कंपनियां भारत में आई और इन्होंने भारत का जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, एक तरह से मैं बोलूँ भारत का साइबर वर्ल्ड है, इसके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे देशों में बैठी हुई कंपनियां हैं, भारत में नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं। भारत के लोगों को ये लोग ऑनलाइन सर्फिंग की, ऑनलाइन सर्चिंग की, ऑनलाइन आपस में चैटिंग की, सोशल कनेक्शन की, इन सब की सेवाएं देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी विदेशी है लेकिन इसको यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो भारत में बैठा हुआ है। अब क्योंकि इनका यूज़र भारत में है तो यहाँ पे कॉरपोरेट वर्ल्ड ने एक फ़ायदा देखा कि हम लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मेरा मतलब है जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, कंपनियों ने यहाँ पे अपना फ़ायदा देखा कि जब कंपनियां कोई विज्ञापन करती हैं तो उस विज्ञापन को फैलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा लागत आती है। टीवी पे ऐड करते हैं, रेडियो पे ऐड करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं। लेकिन आज के दिन ना तो सारी जनता टीवी से कनेक्टेड है, ना रेडियो से है, ना किसी और चीज़ से। अगर आज के दिन हर आदमी कनेक्टेड है तो वो है इंटरनेट से। तो क्यों ना इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन किए जाएँ। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया और इनके थ्रू अपने विज्ञापन करने शुरू किए। गूगल, फेसबुक, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो विज्ञापन की सुविधा तो देती हैं कंपनियों को, लेकिन उसके बदले में इनसे पैसे लेती हैं। अब सोचिए हुआ क्या, गूगल एक विदेशी कंपनी है, दूसरे देश में रहती है, दूसरे देश में बसती है या दूसरे देश में बनी हुई है। भारत की एक कंपनी ने गूगल की सेवाएं ली, गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपना विज्ञापन किया, भारतीय यूजर्स ने उस विज्ञापन को देखा और उससे उस कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ी और बदले में वो कंपनी एक मोटा अमाउंट, भारी राशि गूगल वाले को चुकाती है। अब भारत सरकार बैठी बैठी देख रही है और भारत सरकार कहती है कि यार ये तो हमें पागल बना रहे हैं, ये तो हमें लूट रहे हैं। विदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनी से पैसा लूटे जा रही है, कहीं ना कहीं भारत से पैसा कमा रहा है वो, और अगर वो भारत से पैसा कमा रहा है तो उसको भारत में टैक्स देना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसी किसी चीज़ पे टैक्स लगाने का कोई प्रावधान था ही नहीं। और सोचिए ज़रा, जब ऐसी कोई चीज़ पहले हिस्ट्री में रही ही नहीं है तो इसके बारे में प्रावधान भी नहीं होंगे। तो भारत सरकार अचानक से जागी और भारत सरकार ने एक टैक्स ठोक दिया इन पे जिसका नाम रखा इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स। शुरुआत में ये टैक्स सिर्फ विज्ञापन से संबंधित था, तो जब जब डिजिटल विज्ञापन का हम लोग यूज़ करते थे तब ये टैक्स लगता था। अब सोचिए, हम लोग
बात कर रहे हैं गूगल की थोड़ी देर के लिए। ये गूगल एक विदेशी कंपनी है। एक भारतीय कंपनी में उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने गूगल वाले को 1 लाख रुपए का भुगतान किया, जस्ट एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए का भुगतान किया। तो हम लोग मान लेते थे कि गूगल वाला ये 1 लाख रुपए भारत से कमा के ले जा रहा है, और अगर ये 1 लाख रुपए भारत से कमा के ले जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है भारत में टैक्स दे। लेकिन इससे टैक्स लेना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शिकंजे से बाहर है, देश से बाहर बैठा है, लेकिन दूसरा आदमी जो इसको भुगतान कर रहा है ये तो भारत में है, और इसके ऊपर तो दबाव डाल ही सकते हैं। तो भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लगा दी कि जब जब ये विदेशी कंपनी को भुगतान करेगा तो पूरा पैसा नहीं देगा, इस पैसे में से सबसे पहले टैक्स काटेगा। टैक्स काटने के बाद जो धनराशि बचती है वही आगे पेमेंट करेगा। जब हम लोग किसी को भी पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने से पहले टैक्स की कुछ राशि काट के रख लें, तो काट के रख लेना, अपने पास रख लेना, अंग्रेजी में कहलाता है विदहोल्ड करना। विदहोल्ड करना मतलब हमने होल्ड कर लिया, पूरा नहीं दिया, अपने पास रख लिया, और इसी विदहोल्ड से एक नाम बन गया विदहोल्डिंग टैक्स। तो इसको हम लोग विदहोल्डिंग टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका एक बैकग्राउंड हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स आखिर है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिजिटल लेन देनों पर लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लेन देनों पे लगाया जाता है। शुरुआत में कैसे ये लगा? विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत से अर्जित होने वाली आय पर लागू। तो जब विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारत से पैसे कमा के ले जाती हैं तो उसके ऊपर हम लोग इसको लागू करते हैं। मैंने बताया आपको कि इंडिया में पहले था ही नहीं। पहली बार कब अस्तित्व में आया? 2016 में। तो 2016 से हमने इसको प्रारंभ किया, और इसका जो चर्चित नाम था वो था गूगल टैक्स। लेकिन गूगल टैक्स कोई टेक्निकल नाम नहीं है, सही नाम इक्वलाइजेशन लेवी है। उसके बाद हर बार नहीं लगता था। ये हर बार नहीं लगता था का मतलब है, ऐसा नहीं है कि गूगल से आपने 50 रुपये की सेवा ली और उस पर भी विदहोल्डिंग टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है। उसके लिए भारत सरकार ने एक लिमिट तय की, और लिमिट क्या थी? अगर मान लीजिए कि कोई भी भारत का निवासी, भारत का रेजिडेंट किसी दूसरे देश के नागरिक को, दूसरे देश की अनिवासी कंपनी को 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करता है, तभी जाके ये लागू होता है। तो मान लीजिए कि भारत की किसी कंपनी ने गूगल वालों को पेमेंट किया विज्ञापन के लिए, लेकिन पूरे साल भर का पेमेंट 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी का कोई रूल लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है, और वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तब जाके लागू होता है। अगर ये लागू होगा तो जो आदमी पेमेंट करेगा वो टैक्स को विदहोल्ड करेगा। मतलब अगर रिलायंस वाले पेमेंट कर रहे हैं तो गूगल को पूरे पैसे देंगे ही नहीं, टैक्स की राशि उसमें से काट लेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये टैक्स की राशि होगी कितनी? टैक्स की राशि रखी गई 6%, और जब 2016 में इसको लागू किया गया तो उस समय ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन सेवा पर ही लगता था। अब जब भी हम लोग भारत में कोई नया टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगाने के लिए हमें कोई ना कोई कानून चाहिए। बिना कानून के, बिना लिखित कानून के भारत में टैक्स इम्पोज नहीं किए जा सकते। अब हम लोगों को टैक्स लगाना था। हुआ ये कि नॉर्मली जब कोई टैक्स लगता है और आयकर से संबंधित हो तो उस टैक्स को आयकर अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है। तो हम लोग हमारे इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करते हैं, संशोधन करके नया टैक्स जोड़ते हैं और उस नए टैक्स को भारत में लगा दिया जाता है। लेकिन ये टैक्स आयकर अधिनियम के द्वारा नहीं लगाया गया। हर साल बजट के साथ में हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना के लाते हैं जिसका नाम होता है वित्त विधेयक, और वही वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, आगे जाके फाइनेंस एक्ट या वित्त अधिनियम बनता है। तो 2016 का जो वित्त अधिनियम था उसके द्वारा इस टैक्स को लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे कि भारत में आयकर कौन से कानून में लगता है तो हम बोलेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लगता है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत लगता है। लेकिन ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या आयकर अधिनियम से लगता है? नहीं, ये वित्त अधिनियम से लग रहा है। और कौन से वित्त अधिनियम से? 2016 के। उसके बाद इस वाले को, जो पहले वाला था 6% वाला, उसको हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी 1.0 भी बोल देते हैं। मतलब ये इसका पहला चरण था। अब इसका दूसरा चरण आया। दूसरा चरण क्यों आया? 2020 में हमारी गवर्नमेंट को ख्याल आया कि यार हमने सिर्फ विज्ञापन पर टैक्स लगा रखा है, लेकिन उन कंपनियों का क्या, जैसे कि अमेज़न, विदेशी कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, भारत में करोड़ों रुपए का माल बेच रही हैं और यहाँ से सब पैसे ले जा रही हैं। अगर वो कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में सामान बेचती है, तब तो भारत में टैक्स देगी। लेकिन एक विदेशी कंपनी विदेश में बैठे बैठे भारतीयों को वस्तुएं बेच रही है, उसका क्या करें? उस पर भी तो टैक्स लगाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 जारी कर दिया। इसको हमने लगाया फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। वो पहले 2016 के द्वारा था, 2020 के द्वारा लगाया। प्रावधान क्या है इसका? फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इस कर का दायरा बढ़ाया गया। अब नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी भी इसमें शामिल हो गई। ई कॉमर्स कंपनी एग्जाम्पल है अमेज़न।
टैक्स का रेट कितना है? अब टैक्स का रेट है 2%, लेकिन ये ई कॉमर्स कंपनियों पे सिर्फ तभी लागू होता है यदि लेन देन एक वित्त वर्ष में 2 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से कम लेन देन है तो ये लागू नहीं होगा। अब ई कॉमर्स कंपनियों का नाम आते ही बाज़ार में खलबली मच गई, क्योंकि पूरी विदेशी कंपनियां आज के दिन भारत की तरफ देखती हैं। सबको भारत में पैसा नज़र आता है, भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है। ई कॉमर्स कंपनियां भारत को टारगेट कर रही थी। जैसे ही ये बजट में आया तो खलबली मच गई कि अब हम इसमें कौन कौन टैक्सेबल होगा। तो बाद में आयकर अधिनियम इनकम टैक्स वालों को या भारत सरकार को बीच में आके क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम किस किस पे टैक्स लगाएंगे। और वो क्लैरिफिकेशन ऐसा है कि रातों की नींद उड़ा दी इन्होंने ई कॉमर्स कंपनियों की। अब ये कहते हैं कि अगर कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ऑफ़र फॉर सेल स्वीकार करती है, ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है विक्रय प्रस्ताव स्वीकार करती है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ से परचेज़ ऑर्डर लेती है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, या फिर वो वस्तु या सेवा की भारत में सप्लाई कर देती है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई काम ना करे लेकिन भारत में कोई सामान के बदले में पैसे दे रही है तो भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में बोलूँ, विदेशी ई कंपनियां अब कुछ भी करके, ई कॉमर्स कंपनियां कुछ भी करके इस टैक्स के दायरे से बाहर नहीं आ पाएंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा आज का कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था इक्वलाइजेशन लेवी। जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो वहाँ या फिर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, वहाँ दोनों जगह ये आपके लिए सिग्निफिकेंट महत्व रखता है। इसको ध्यान से पढ़ें। इस संबंध में कोई भी डाउट अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें बताएं। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले। हम लोग जल्दी ही हाजिर होंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके। तब तक रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।